गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा जो आपकी चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक पीडीएफ दी गई है जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पिछले साल आए हुए, और जितना भी पेपर बनेगा आपका इसी में से बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये सीरीज को हम हल करा रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। इस टॉपिक से बेटा आपके जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं वो 6 नंबर के आने वाले हैं। कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के। अब हो सकता है 1 नंबर का खालिस्तान हो, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो, और 4 नंबर का आपका क्वेश्चन हो, या फिर 1 2 नंबर का हो, 1 4 नंबर का हो। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके सामने सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर मोड में रहेगा बेटा। किस मोड में रहेगा? क्वेश्चन आंसर मोड में रहेगा। और किसी भी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, ठीक है। और क्वेश्चन आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इनके आंसर भी दिए हुए हैं। तो मैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एक नंबर के क्वेश्चन की अपेक्षा जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उनसे शुरू करता हूँ अपना वीडियो, क्योंकि अगर आप इनसे शुरू करोगे तो एक नंबर के क्वेश्चन उसमें समझ में आ ही जाएंगे, है ना। उनको भी मैं कराऊंगा, हालांकि ऐसा नहीं है। तो पहला है आपको बेटा, इसको समझने की कोशिश करो और चित्र को, है ना। ये चित्र भी आ सकता है 4 नंबर का। ये है बेटा, ये पुष्प का चित्र है। किसका चित्र है? फ्लावर या फूल का चित्र है, जिसको हम पुष्प भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आदमी इंसान में एक होता है नर, है ना, आदमी, एक होती है औरत मादा। तो इसी प्रकार पौधा क्या होता है? द्विलिंगी होता है। एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी होते हैं, मतलब उसमें मेल और फीमेल, फूल में मेल और फीमेल एक ही होते हैं, तो उसको कहते हैं द्विलिंगी। क्या कहते हैं? द्विलिंगी। 2 लिंग मतलब नर और मादा उसी में है, लड़का और लड़की उसी में है, ठीक है। तो इसका एक चित्र आपको ऐसे बना लेना है, अच्छे से बनाना। आपके साइंस में भी देखना, सीरीज में भी मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको? वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक। इसको कहते हैं नर युग्मक। यहाँ से एक डंडी आती है यहाँ तक, तो इसको कहते हैं नर युग्मक या एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। ये परागनली होती है, यहाँ पर परागकण बनते हैं, परागकण लिखा है, परागकण बनते हैं और यहाँ से इसमें जाते हैं ओवरी में, ठीक है। और तो इसको बोलते हैं परागनली। ये है अंडाशय, ठीक है। क्या है? ये अंडाशय है, यहाँ पर अंडे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडा बनेगा। और ये है मादा युग्मक, इसको कहते हैं गाइनेसियम। क्या कहते हैं? गाइनेसियम। ये चित्र बेटा आपको अच्छे से बना लेना। अब इसमें होता क्या है उसको समझो, यहीं से डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएंगी। वो बोलेगा परागण क्या है। क्या कहेगा? परागण क्या है। 2 नंबर में आ जाएगा परागण क्या है, परागण क्या है। तो बेटा ये जो है परागण क्या है, देखो ये दिख रहा है आपको, परागकण है। यहाँ से इसका इस पर गिरना क्या कहलाएगा? परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाएगा? आपका परागण कहलाएगा, ठीक है। निषेचन क्या है? इस परागकण का यहाँ से इस नली के द्वारा अंडाशय तक पहुँचना, ये निषेचन कहलाएगा। याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे थ्योरी आएगी, वहाँ भी समझेंगे। तो ये चित्र हो गया। अब बात करते हैं बेटा जनन तंत्र के बारे में। तो ये मानव के मादा जनन तंत्र, मतलब इंसान होता है, मैन होता है और वुमेन होती है। तो जो वुमेन है, जो महिला है, उसके जनन तंत्र का वर्णन करना है। अभी हमने नीचे क्या देखा था? पुष्प के जनन तंत्र के बारे में। अब देखेंगे मानव इंसानों में महिला के जनन तंत्र के बारे में, वुमेन। तो मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री के सर की अंदर काट का आरेख लिखिए। 2 चित्र थे, स्त्री के सर कर दिया आपने, अब मानव का देख लो, अथवा हम आएगा कैसी वजह। तो ये चित्र बना लेना है आपको। ये जो महिलाएं होती हैं उनका जनन तंत्र इस तरीके का रहता है। अब इसमें क्या है बेटा? अंडाशय को ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय को ओवरी, जहाँ पर अंडे एकत्रित होते हैं। अंडाशय, अंडों का आशय, आशय माने रहने की जगह, ठीक है। अंडवाहिनी, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। अब देखो ये फैलोपियन ट्यूब है इधर की, और ये इतनी, ठीक है। ये किससे जुड़ी है? अंडाशय से जुड़ी है। यहाँ से अंडा निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब में आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ से अंडाशय से निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब में दूसरा है गर्भाशय। अब फैलोपियन ट्यूब में ही क्या आ जाएगा बेटा? ये आपका आएगा पुरुष युग्मक। जब जनन होगा, है ना, तो पुरुष युग्मक जो होता है शुक्राणु बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडाणु,
सेक्स के द्वारा शुक्राणु पुरुष महिला की योनि में जाएगा और कहाँ तक पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा, अंडवाहिका तक पहुंचेगा और शुक्राणु इससे मिल जाएगा। ठीक है, मिलन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में मिलने के बाद क्या क्या मिला बेटा, पुरुष का शुक्राणु, महिला का अंडाणु। अंडाणु कहाँ से आया था, अंडाशय से आया था। अंडाशय से किस में आया, अंडवाहिनी में, जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और सेक्स के द्वारा शुक्राणु कहाँ से आया, शुक्राणु आया बेटा पुरुष के द्वारा। तो अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे कहाँ पर, इस फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और इसी क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं बेटा, निषेचन। अंडाणु का शुक्राणु से मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इनको मिलने के बाद क्या बनेगा, एक बनेगा युग्मक। क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, युग्मक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है तो ये चित्र बनाने में कोई भी आसानी, आपको दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। योनि, इसको कहते हैं वेजाइना। योनि क्या होती है, वेजाइना। ठीक है, तो योनि मतलब इसके द्वारा, इसमें लिंग के द्वारा शुक्राणु छोड़े जाते हैं, पुरुष लिंग के द्वारा योनि में शुक्राणु छोड़े जाते हैं। ठीक है, चलो अब इनकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। ये चित्र अच्छे से बना लेना बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अंडाशय का वह स्थान जहाँ पर अंडों का निर्माण होता है। क्या होता है, अंडों का निर्माण भी होता है और अंडे भी सुरक्षित रहते हैं। अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब वह स्थान जहाँ पर अंडों का निषेचन होता है। निषेचन क्या कहलाया, ये यहाँ से लेकर अंडे यहाँ पहुँच गए फैलोपियन ट्यूब में और एक शुक्राणु आ गया। क्या आ गया, शुक्राणु आ गया, ये से मिल गया तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, गर्भाशय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूटेरस। वह स्थान जहाँ अंडों की स्थापना होती है। मतलब अंडे का निषेचन हो गया फैलोपियन ट्यूब में और निषेचन के बाद कहाँ प्रतिस्थापित होगा, वो गर्भाशय में, जहाँ कितने रहेगा, 9 महीने तक रहेगा। कितने महीने तक रहेगा, जायगोट बनने के बाद 9 महीने तक रहेगा और 9 महीने बाद बच्चे का जन्म हो जाएगा। योनि, इस मार्ग से ही शुक्राणु प्रवेश करते हैं। ये लिखा है, योनि के द्वारा शुक्राणु प्रवेश करते हैं। चलिए अब आते हैं बेटा परागण पे। परागण आप समझ गए कि बेटा क्या होता है, परागण होता है वर्तिकाग्र से जो आपके वो हैं, क्या है, परागकण है, यहाँ पर गिरना। ठीक है, अब ये 2 प्रकार का होता है। स्वपरागण मतलब अपने आप से, परपरागण माने किसी और के द्वारा। स्व माने स्वयं से, पर माने किसी और के द्वारा। तो स्वपरागण में बेटा पुरुष द्विलिंगी होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, तभी तो इस पे महिला भी है अंग है, इसमें पुरुष अंग भी है, तो द्विलिंगी होना चाहिए। परपरागण में द्विलिंगी, एक लिंगी दोनों प्रकार के चल जाते हैं। नर तथा मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। अब बेटा नर युग्मक तो पक गए और मादा युग्मक नहीं पके तो बेटा निषेचन नहीं होगा। तो दोनों का एक ही समय पर पकना या परिपक्व होना आवश्यक है। और इसमें नर तथा मादा भाग अलग अलग होते हैं तो अलग अलग समय पर, मतलब एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये, एक पेड़ ये, एक पेड़ ये। अब ये नर है, मेल है, ये भी मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। पास पास एक ही खेत है, उसमें बहुत सारे पौधे लगे हैं। ठीक है, एक लिंगी की बात कर रहे हैं। ठीक है, परपरागण तो ये पक गया है और ये पक गया है। ठीक है, तो परपरागण यहाँ से इस पर गिर गए परागण आपके, तो हो गया निषेचन। अब भले ये नहीं पका हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पक गया तो इसका इस पर गिर जाएगा। तो किसके द्वारा गिरेगा, कीट के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, भौरों के द्वारा, गाय भैंस खेत में घुस जाएगी तो पेड़ों में चलेगी तो उसके द्वारा गिरेगा, हवा के द्वारा पेड़ हिलेंगे तो गिरेगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट, पुंकेसर एवं जायांग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता हो। पुंकेसर और जायांग इसके ऐसे होने चाहिए जिससे परागण यहाँ से गिरे और डायरेक्ट उस पर गिर जाए। इसमें इस प्रकार के परागण की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पुष्प आकर्षकहीन, गंधहीन तथा मकरहीन होते हैं। मकर उनमें शहद नहीं होता है, खुशबू नहीं होती है, रंग नहीं होते, सो परागण अपने आप होता है। पर परागण के लिए बेटा पुष्पों को कैसा होना चाहिए, आकर्षक, तभी तो कीट भौरे आएंगे। सुगंध आनी चाहिए तभी कीट भौरे आएंगे। मकरंद होना चाहिए तभी मधुमक्खी आएगी बेटा, है ना। और इसके लिए वायु माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं स्वपरागण है तभी तो स्वपरागण है, वायु माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए वायु की जरूरत है, हवा चलने की, जल की, कीट की, जंतुओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी 2 अंतर पूछेगा तो 2 नंबर का आएगा, 4 अंतर पूछेगा तो 4 नंबर का आएगा। तो 5 अंतर हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा। अब समझते हैं बेटा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। बेटा अलैंगिक क्या होता है, लिंग नहीं होते हैं। जैसे हम पुरुष मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं
और पुरुष जनन तंत्र पढ़ते हैं। तो इनमें ही जनन तंत्र पढ़ते हैं। जनन तंत्र में ही का एक अंग होता है पुरुष में पेनिस। क्या होता है? पेनिस। और महिला में होती है योनि। तो ये क्या है? ये आपके जनन तंत्र हैं। ठीक है, ये क्या है? जनन अंग है, इन्हीं से जनन होता है। तो अलैंगिक जनन में जनन तंत्रों की जरूरत नहीं होती है, जनन तंत्र होते ही नहीं है। तो वो अलैंगिक, लैंग लिंग नहीं होता है। लैंगिक मतलब जिनमें लिंग होगा। ठीक, इसमें प्राय एक जनक भाग लेते हैं। देखो अलैंगिक में क्या, एक जनक भाग लेगा, मतलब एक ही पौधे से दूसरा पौधा बन जाएगा, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, या किसी और अन्य तरीके से। इसमें दो जनक मतलब मेल भी जरूरी है और फीमेल भी जरूरी है। इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते बेटा, इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं। मैंने अभी बताया था, मेल से शुक्राणु आया, पुरुष से शुक्राणु आया, महिला से अंडाणु आया, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया बेटा? दोनों ने मिलकर के बनाया युग्मक। क्या बनाया? युग्मक। ये होता है लैंगिक जनन में। इसमें इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं होता। इस क्रिया में निषेचन नहीं होता है, लैंगिक में निषेचन नहीं होता है बेटा, है ना। इसमें निषेचन होता है, इसका इससे मिलना ही क्या कहलाएगा? अंडाणु का शुक्राणु से मिलना निषेचन कहलाता है। इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते, युग्मनज, इसको ही युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज। ठीक है, अंडाणु का शुक्राणु से मिलना क्या कहलाएगा? युग्मनज कहलाएगा। इसका युग्मक, ये युग्मक। ठीक है, प्रजनन के दौरान अर्धसूत्र विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्र विभाजन इसमें नहीं होता है, इसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है। अर्धसूत्र मतलब पुरुष से कितने गुणसूत्र जाएंगे? 22। ठीक है, और महिला से भी 22, और एक एक पुरुष से x जाएगा या पुरुष से y जाएगा, इससे एक x जाएगा। तो 23 पुरुष के 23 महिला के गुणसूत्र इसमें जाते हैं। तो मतलब अर्धसूत्र विभाजन होता है। आधे सूत्र, सूत्र कितने हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं बेटा, है ना। सूत्र क्या हो जाते हैं बेटा? सूत्र इसमें आधे हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा पुष्प के बारे में। ये पुष्प का चित्र है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। ये स्त्री केसर है, मतलब फीमेल वाले अंग है ये आपके, है ना। ये क्या है बेटा? आपके ये फीमेल वाले अंग हैं। ठीक, और मेरे बच्चों इसको हम, है ना, तो इसमें क्या है? स्त्री केसर, ये फीमेल अंग है। इसमें क्या रहता है? वर्तिकाग्र रहता है, वर्तिका रहती है। वर्तिकाग्र मतलब ये ऊपर का हिस्सा, ठीक है, जहाँ पर परागकण बनेंगे, इसके द्वारा अंडाशय में पहुँचते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये नीचे रहता है अंडाशय, ये स्त्री केसर। पुंकेसर में परागकोश रहेंगे। ये पुंकेसर बेटा पुरुष अंग है। यहाँ पर परागकोश या परागकोश एकत्रित है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना परागकण का क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा, है ना। परागकोशों से परागकण का निकलकर, ये परागकोश रहा, परागकोश से परागकण का निकल कर के वर्तिका तक पहुंचना क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? आपका निषेचन कहलाएगा। चलिए इस चित्र बनाने के बाद आप मानव जो है, पुरुष है, उसके अंग देख लीजिए, जनन अंग देख लीजिए। वृषण, इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिस बोलते हैं। अंडाशय या अंडे एकत्रित होंगे। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी मतलब ये आने जाने के लिए, वीर्य को निकालने के लिए रहेगी, और शुक्राणुओं के आवागमन के लिए रहती है। ये पुंकेसर, ये पुष्पों में रहता है। ठीक है, देखो वृषण क्या होते हैं? 2 नंबर का आएगा, ये 1 नंबर का आएगा। वृषण शुक्राणुओं में होते हैं, वृषण पुरुषों में होते हैं और शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, याद रखो टेस्टोस्टेरोन। इसी की वजह से पुरुषों में दाढ़ी मूछें आती हैं, आवाज़ उसकी भारी होती है और पुरुष लक्षणों का विकास होता है। अंडाशय ये महिलाओं में होता है। ओवरी, यहाँ पर अंडे बनेंगे। अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना होता है। मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन, क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनसे क्या होता है? महिलाओं की आवाज़ पतली होती है ना, महिला के अंगों का विकास होता है। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, वाहिनी मतलब एक नली होती है, ठीक है, जो क्या करेगी? शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी। शुक्राणु बनेंगे वृषण में बेटा, और वृषण से वीर्य के द्वारा सेक्स करते हैं, तो वीर्य के द्वारा शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राणु निकल कर महिला की योनि में जाते हैं। ठीक है, पुंकेसर, है ना, ये पुष्प का नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। यह पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग पर परागकोश होते हैं। इसके पुरुष में क्या होते हैं? शीर्ष भाग पर परागकोश होते हैं। ये पुंकेसर रहा, इसके शीर्ष भाग पर क्या है?
परागकोश है, जहाँ पर परागण बनेंगे, जिनमें परागण होते हैं, परागकण होते हैं। इसका मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कुछ पौधों के जो गर्भ निरोधक, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, इसको पढ़िए जरा। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं ना, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या क्या फायदे हैं। तो यौन लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदैव ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है। मान लो कोई मेल है और फीमेल है, ठीक है, वे सेक्स करना चाहते हैं लेकिन बच्चे पैदा ना हो, इसके लिए वो क्या करेंगे, गर्भ निरोधक बनाएंगे। गर्भ निरोध माने रोकना, तो किसी भी तरीके से गर्भ के धारण को रोकना है ना, क्या कहलाएगा आपका, गर्भ निरोधक युक्ति कहलाएगी। अब उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो बेटा ये हो सकता है कि वो कुछ टैबलेट आती हैं गर्भ निरोधक गोलियां, मालाडी वगैरह है ना, तो उनका सेवन कर सकते हैं, या फिर सेक्स के दौरान वो कंडोम का यूज कर सकते हैं। अच्छे समझ लीजिए, सेक्स के दौरान कंडोम के यूज से भी गर्भधारण से बचा जा सकता है, या कोपर्टी वगैरह भी होती है ना, या नसबंदी भी होती है ना। तो ये ऐसे तरीके हैं जिनसे हम गर्भधारण को रोक सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अपनी भाषा में लिखना, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए ऊतक संवर्धन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऊतक संवर्धन क्या है, तो ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी, बेटा अच्छे से पढ़िए जरा। ऊतक संवर्धन वो ऐसी तकनीकी है जिसमें पौधकों को, ऊतक है उसकी कोशिकाओं को, बेटा पूरा पौधा नहीं है, पौधे के कुछ भागों को है ना, कुछ कोशिकाओं को, कोशिकाओं के शीर्ष के वर्तमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। मतलब कोई पौधा है ना, उसके शीर्ष भाग से कुछ कलिकाएं ले लेती हैं, उससे नया पौधा बनाएंगे, इसको कहेंगे ऊतक संवर्धन। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में, अब इनको एक कंटेनर ले लेंगे बेटा है ना, और इसमें वो सब माध्यम देंगे, उसमें जल भी रखेंगे, वो सब माध्यम देंगे जो पौधे के लिए जरूरी होता है, खाद बीज है ना। अब पौधे का ऊपर वाला भाग ले लिया, उसको इसमें रख दिया हमने है ना। अब ये यहाँ से एक पौधा बन जाएगा। इस कंटेनर में पूरा का पूरा माध्यम देंगे, उसमें जल भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगी, CO2 भी रहेगी, प्रकाश भी रहेगा, सारा का सारा माध्यम इसमें हम देने वाले हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बना लेती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। अब इसमें क्या है, अच्छी अच्छी कोशिकाएं बनेंगी है ना, जिसको कैलस कहेंगे। कैलस में वृद्धि व विदलन से हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित, अब यहाँ से ये नई कोशिका बनी लेगी, इसको एक अन्य माध्यम में हम स्थापित कर देंगे और धीरे धीरे इससे एक नया पौधा बन जाएगा और फिर मिट्टी में रोपित कर देंगे इसको। तो इसको कहेंगे ऊतक संवर्धन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे ऊतक संवर्धन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आप समझ चुके हो, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के लाभ क्या है बेटा। लैंगिक जनन में क्या होता है, संतति गुणों के विकास की संभावना अधिक होती है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे लैंगिक जनन की बात करें इंसानों में, जैसे मेल से, पुरुष से आएंगे बेटा गुणसूत्र, तो और कुछ आएंगे महिला से। ठीक है, तो महिला के गुण भी आएंगे इसमें और पुरुष के गुण भी आएंगे, तो एक नई संतति बनेगी कि नहीं बनेगी। जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नया गुण नहीं होता संतानों में, है ना। वैसे एक वैसे, जैसा नीम का पौधा बना है, उसका निबोली हुई, दूसरे जो पौधा बना तो वो भी क्या हुआ, वैसा ही नीम बनेगा, क्योंकि उसमें दो गुण नहीं आ पाएंगे, अलग अलग गुण नहीं आ पाएंगे, तो विभिन्नता नहीं आ पाएगी। नवीन संतति में विभिन्नता का विकास होता है। देखो, दूसरी संतति रहेगी, उसमें विभिन्नता का विकास रहेगा लैंगिक में, अलैंगिक जनन में नहीं रहेगा। अलैंगिक जनन में संभव नहीं है, अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन अच्छा होता है। कौन सा जनन अच्छा होता है, लैंगिक जनन अच्छा होता है, क्योंकि विभिन्नताएं आती हैं, नई नई क्वालिटी, नए नए गुण, मतलब पुरुष के भी गुण और महिलाओं के भी गुण उसमें आते हैं संतानों में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव क्या जानते हो बच्चा, महिलाओं में क्या है, हर महीने माहवारी आती है। माहवारी मतलब जैसे महिलाओं में अंडा बनता है, अंडे का निर्माण हुआ है ना। अब वो अंडा, यहाँ से पढ़ लो जरा, जब अंड निषेचन नहीं होता है, महिलाओं में अंडा बना है ना, उस टाइम पर अंडे का निषेचन नहीं हुआ है ना, तो वो अंडा फूट फूट करके गर्भाशय की दीवारें रक्त के रूप में महिलाओं के अंगों से बाहर निकलती हैं, महिला की योनि से बाहर निकलती हैं। इसी को हम कहते हैं ऋतुस्राव। क्या कहते हैं इसको, ऋतुस्राव कहते हैं। देखो जरा, जब अंड निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं होता है। अगर अंड का निषेचन हो गया, मतलब उस समय सेक्स हुआ और अंडाणु से शुक्राणु मिल गया, तो ये अंडा प्रतिस्थापित हो जाएगा कहाँ पर, गर्भाशय में। अगर उस समय पर सेक्स नहीं हुआ और अंडा निषेचन नहीं हुआ, तो ये क्या, गर्भाशय की भित्ति टूट टूट करके गिरेगी, क्योंकि गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं है। ये परत क्या है बेटा, बच्चे को 9 महीने पालने के लिए गर्भाशय में बनती है। जब निषेचन ही नहीं हुआ तो बच्चा बनने से रहा,
तो क्या करेगी, ये परत टूट टूट करके बाहर निकलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर के रूप में, किसके रूप में, खून के रूप में और म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इसे ही ऋतुस्राव कहते हैं। चलिए लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये बेटा अंतर हो गया तो वही लैंगिक जनन है। ठीक है, परागण क्या होता है ये भी मैंने अभी आपको बता दिया था। परागण क्या होता है, तो परागण वह क्रिया है जिसमें पुंकेसर के, है ना, पुष्प देखा था, पुंकेसर के पराग कोष से, ये पुंकेसर रहा बेटा, ऐसा ये पुरुष जननांग होता है, यहाँ पर पराग कण बनते हैं, पराग कण बनते हैं। पराग कणों से निकल करके वर्तकाग्र पर गिरना इसका क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक गिरना क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परागण। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पोलिनेशन। पराग कोष से परागण उसी पुष्प पर गिर जाए या दूसरे पुष्प पर, देखो उसी पुष्प पर गिर जाए तो स्वपरागण हो जाएगा, दूसरे पुष्प पर गिरेंगे पर परागण हो जाएगा। दूसरे पुष्प के वर्तकाग्र पर गिरते हैं उसे परागण कहते हैं। स्वपरागण जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तकाग्र, इसके परागण इसी पुष्प पर गिरेंगे तो स्वपरागण होगा। परपरागण जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे किसी माध्यम से दूसरे वाले पे गिरेंगे, दूसरे पौधे पर गिरेंगे किसी माध्यम से, वायु से, कीट से, किसी माध्यम से, तो उसको परपरागण कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बड़े प्रश्न अगर आपने कर लिए तो ये सब हो जाना है। ठीक है, परागण व निषेचन, यहाँ से भी अंतर आता है बेटा। परागण तो बेटा पुष्पों में होता है, निषेचन जंतुओं में होता है, ये अच्छे से याद रखो, है ना। पराग कोश से परागण कणों के वर्तकाग्र पर पहुंचना, ये परागण की परिभाषा लिख दी। निषेचन क्या होगा, नर एवं मादा जनन निकायों का गैमीट में मिलना, मतलब शुक्राणु अंडाणु का मिलना, क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। परागण के लिए बाह्य साधनों, वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन निषेचन के लिए किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक बाह्य प्रक्रिया, मतलब परागण बाह्य होता है, यह बीजांड के भीतर होता है, ये बीजांड का होता है, अंडाशय के अंदर होता है ना, ये आपका अंदर की प्रक्रिया है। इसके लिए कोई पूर्व प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है ना। और निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक है, निषेचन से पहले परागण भी हो जाता है। चलिए अगर देखिए डीएनए प्रतिकृति को प्रजनन में क्या महत्व है, इसके बताइए जरा। चलो इसको छोड़ दो जरा। हाँ, फैलोपियन ट्यूब, अभी 2 नंबर एक क्वेश्चन है, जरा देखो जरा। डीएनए को समझ लो क्या है बेटा। डीएनए क्या होता है समझ लो, जैसे पुरुष में क्या होता है, पुरुष में होते हैं बेटा शुक्राणु, क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। अब शुक्राणु में क्या रहेंगे, गुणसूत्र रहेंगे, क्या बेटा रहेंगे इसमें, गुणसूत्र, क्या रहेंगे इसमें, गुणसूत्र रहेंगे। गुणसूत्र पुरुषों में कितने होते हैं, एक टॉपिक भी आपका दिया है उसमें बताया गया था अनुवांशिकी में, 22 जोड़े, 22 जोड़े मतलब 22 44 और 1 XY, पुरुष में ये गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब गुणसूत्रों में बेटा क्या होता रहता है, डीएनए आरएनए रहते हैं, डीएनए रहते हैं। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है इस तरीके का। अब इस पे रहते हैं ये जीन, क्या रहते हैं इस पे, इसके ऊपर रहते हैं जीन। तो बेटा ऐसे हम कहते हैं किसी का बेटा अपने पिताजी पर गया है, दादाजी पर गया है, तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना वो किसकी वजह से होता है, इन डीएनए की वजह से होता है। डीएनए पे जीन रहते हैं, जीन में क्या रहते हैं, डीएनए रहता है, तो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, तो ये डीएनए का मुख्य कार्य है, इसको पढ़ लो जरा। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है, अतिरिक्त कोशिका संगठन का सृजन होता है। डीएनए के अणु में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, देखो जरा, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक संतति से, मतलब पिता से संतति पीढ़ी, पुत्र पुत्री तक स्थानांतरित होते हैं। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना ही है। जनन क्या है, एक प्रकार से डीएनए की प्रतिकृति है। प्रतिकृति मतलब मॉडल बनना। इसे आदमी के 2 हाथ पैर 2 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, उसके पुत्रों में भी वही होते हैं, 2 आंख 2 हाथ 2 पैर, तो एक प्रतिकृति बन गई। वह विभिन्नता किस लिए आती है, क्योंकि कुछ गुण महिला से आते हैं, कुछ गुण पुरुष से आते हैं, इसलिए थोड़ा सा पुरुष बच्चा उसका भिन्न होता है माता पिता की अपेक्षा। तो ये सब किसकी वजह से होता है, डीएनए की प्रतिकृति, मतलब एक उसका ही एक मॉडल है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे अगर आपने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चन खाली स्थान ये आपके तुरंत से बन जाने हैं। हाँ, मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिकाओं का काम होता है बेटा। तो फैलोपियन नलिकाओं का काम ये होता है बेटा, आप ये आपने देखा था, ये अंडाशय था, इसके ऊपर फैलोपियन ट्यूब थी, इस तरफ भी थी और इस तरफ भी फैलोपियन ट्यूब थी। तो अंडाशय से अंडे का निकलना फैलोपियन ट्यूब में आता है और फैलोपियन ट्यूब में ही आपका क्या पहुँच जाएगा, शुक्राणु पहुँच जाएगा, तो निषेचन होता है। यहाँ पर क्या होता है, निषेचन। तो इसका मुख्य कार्य है निषेचन। निषेचन बनके क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, युग्मनज,
और वो गर्भाशय में, इसके द्वारा, ये गर्भाशय है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये गर्भाशय में यहाँ पर भेज दिया जाएगा बच्चा बनने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है। बेटा गर्भस्थ शिशु मतलब आपका गर्भाशय के बारे में बात हो रही है। ये शिशु है, ये बच्चा है, तो ये बच्चा एक नली के द्वारा जुड़ा रहेगा गर्भाशय से, ये नली। अब इसी नली के द्वारा वो खाएगा, पिएगा, खराब पदार्थों को लेटरिन पेशाब को बाहर निकालेगा। तो इस नली को कहते हैं हम प्लेसेंटा। क्या कहते हैं पहले बच्चों? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, हिंदी में कभी कभी नाम आता है जरायु, राक्षस नहीं है, प्लेसेंटा या जरायु इसको कहते हैं। तो इसी माध्यम से बेटा इसको जल मिलेगा, खाना मिलेगा, पोषण मिलेगा। गर्भ में जो बच्चा पलेगा 9 महीने तक, उसके लिए जो भी चीज़ खाने पीने की है वो इसी के द्वारा माँ से उस बच्चे में पहुँचती है, और जो लेटरिन पेशाब करेगा वो भी इसी के द्वारा बाहर अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाएंगे। तो याद रखना, प्लेसेंटा से बच्चा जुड़ा होता है माँ के गर्भ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन या दो विखंडन क्या होता है? द्विखंडन क्लियर लिखा है बेटा, द्विखंडन 2 भागों में विभाजित होना। तो द्विखंडन एक कोषीय जीवों में विभाजन के द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त होना। तो एक कोषीय जीवों, किसमें? एक कोषीय, यूनिसेल्युलर, मतलब एक कोषीय कोई जीव है। अब एक कोषीय जीव की वृद्धि कैसे होगी, उसमें जन्म कैसे होगा? तो ये कोशिका बेटा 2 भागों में बढ़ जाएगी। इसको क्या कहेंगे हम? द्विखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? द्विखंडन कहेंगे, है ना। 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को, अब एक जीव था ये, अब एक जीव ये बन गया, एक जीव ये बन गया, 2 जीव बन गए कि नहीं? ये बन गए एक से, है ना। तो प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन या विखंडन कहते हैं। चलिए, कायिक प्रवर्धन क्या होता है बेटा? कायिक प्रवर्धन बेटा पौधों में बनते हैं बीज। क्या बनते हैं? बीज, और बीज से बनते हैं नया पौधा, नया पौधा। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है बेटा? बीज से नया पौधा नहीं बना रहे हम, बीज को छोड़ करके किसी अन्य भाग से नया पौधा बने, बीज को छोड़ करके किसी अन्य भाग से नया पौधा बने, उसको हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। जैसे गुलाब आपने देखा होगा, तो गुलाब की डंठल लगा दो बेटा, डंडी लगा दो, तो उससे भी नया पौधा बन जाता है। तो ये क्या है बेटा? ये कायिक प्रवर्धन है। क्या है ये? कायिक प्रवर्धन है। डेफिनेशन बेटा 2 नंबर की आएगी, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो कायिक प्रवर्धन की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधे का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक मतलब लिंग इसमें होते ही नहीं है बेटा। प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनरुद्भवन। याद रखो, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन है, पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? देखो, एक प्लेनेरिया है, 3 भागों में बट गया, ठीक है। अब तीनों पे वो अंग धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे, तो ये पुनरुद्भवन या पुनर्जनन होता है। पुनरुद्भवन में शरीर के निर्माण की वह व्यक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है। ये 3 भागों में टूट गया, अब फिर इसकी मरम्मत हो गई, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, फिर थोड़ा इनमें वृद्धि हो गई है, तो ये ऐसा बन गया। देखो इसके जैसा बन गया कि नहीं बन गया? तो 1 से कितने बन गए? 1, 2 और 3 बन गए, ठीक है। तो शरीर पहले टूटेगा 3 भागों में, 4 भागों में, जरूरी नहीं 2-3 भागों में टूट, 4 भागों में भी टूट सकता है। और टूटने के बाद में क्या होगा? उनका विकास होगा, और जैसा जैसा अंग इसमें है वैसे ही अंग इसमें बन जाएंगे। इसको हम पुनरुद्भवन कहेंगे। क्या कहेंगे? पुनरुद्भवन कहेंगे, ठीक है। हाइड्रा में मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन देख लो जरा। हाइड्रा में अलैंगिक की मुकुलन की प्रक्रिया के 4 चरण हैं, और चित्र बनाइए। तो सबसे पहले ये हाइड्रा रहा, तो हाइड्रा में ऐसे प्रवर्ध निकले। क्या निकले? इसे प्रवर्ध निकले, ठीक है। अब इस प्रवर्ध की वृद्धि हुई, इस प्रवर्ध की और वृद्धि हुई। अगले चरण में ये कट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो इस क्रिया को कहेंगे मुकुलन। क्या कहेंगे बेटा? मुकुलन। मुकुलन होता है हाइड्रा में, और पुनरुद्भवन या पुनर्जनन होता है प्लेनेरिया में, ठीक है। ब्रायोफिल्म, ये भी बहुत आया है बेटा। ब्रायोफिल्म में क्या होता है? पत्ती से जनन होता है। किससे होता है? पत्ती से। तो ये पत्ती है, पत्ती की साइड से एक नया पौधा बनेगा। तो ब्रायोफिल्म में कलिकायन यानी बडिंग की विधि के द्वारा प्रजनन होता है। ये सब अलैंगिक प्रजनन बेटा, लिंग की इनमें जरूरत नहीं पड़ रही। हाइड्रा में, ठीक है, प्लेनेरिया में, और ब्रायोफिल्म में कैसा है? अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो ब्रायोफिल्म में कलिकायन की विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। क्या होता है? पत्तियों में होता है। इसकी पत्तियों के किनारे पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती है। ये कलिकाएं बन रही हैं, ये कलिका बन रही है। इस कलिका से नया पौधा, धीरे धीरे नया पौधा बन जाएगा। छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं जो कुछ समय पश्चात विकसित होकर के जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती हैं। पहले कलिका बनेगी, विकसित हो जाएगी, और छोटा सा पौधा बन जाएगा, और ये अलग हो जाएगा ब्रायोफिल्म, ठीक है।
अब बेटा एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं जरा। अगर किसी ने प्यारे बच्चों अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अलैंगिक जनन मुकुलन, मुकुलन किस में होता है बेटा? मुकुलन अमीबा में नहीं होता है, ईस्ट में होता है, बिल्कुल सही है, ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय होता है, बिल्कुल होता है बेटा। गर्भाशय महिलाओं में होता है। शुक्रवाहिनी बेटा, शुक्रवाहिनी नहीं होती बेटा, यही आंसर आपका, क्योंकि शुक्रवाहिनी होती है बेटा पुरुषों में। किस में होती है? पुरुषों में। एक बार चित्र फिर से देखना। डिम्बवाहिनी, डिम्बवाहिनी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैलोपियन, इसलिए कि बेटा कह रहा हूँ मैं, आप अंग्रेजी नाम भी याद करना है ना, डिम्बवाहिनी, ठीक है। तो शुक्रवाहिका किस में होती है? पुरुषों में होती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। परागकोश में होते हैं। परागकोश में बेटा क्या होता है? परागकोश में बेटा परागण होते हैं। ये पुरुष वाला भाग है, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, इसमें परागकोश रहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जो गिरेगा वर्तकाग्र पर, तो इसको कहेंगे परागण, ठीक है। तो परागकोश होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं आपके? परागण होते हैं, ठीक है, परागण होते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन, बेटा नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब अंडाणु का शुक्राणु से मिलना क्या कहलाता है? यही तो निषेचन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? निषेचन। अंडप का शीर्ष भाग, बेटा अंडप का शीर्ष भाग वर्तकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तकाग्र। ये नीचे जाकर अंडप बनता है ऐसे, तो ये वर्तकाग्र पौधों में होता है, मादा जनन अंग है ये। कायिक प्रवर्जन किस में होता है बेटा? कायिक प्रजनन में बेटा कायन भी होता है, कटिंग भी होती है, डाल भी लगती है, सभी है इसका आंसर, है ना। मानव में निषेचन का होता है फेलोपियन ट्यूब में, उसको अंग्रेजी में कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। गर्भाशय नहीं होगा इसका आंसर बेटा। गर्भाशय में बेटा निषेचन के बाद में जो युग्मनज बनता है उसको प्रतिस्थापित करते हैं। योनि क्या है बेटा? योनि, तो योनि में शुक्राणु छोड़े जाते हैं। अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है, तो अंडवाहिनी इसका सही आंसर है। पुरुष के कितने भाग होते हैं बेटा? पुरुष के 4 भाग होते हैं, याद रखो, पुष्प के 4 भाग होते हैं, ठीक है। बीजांड का निर्माण, बीजांड निर्माण करता है, किसका करता है? बीज का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तकाग्र पर हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? स्वपरागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो स्वपरागण कहलाएगा, ठीक। जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी, अगर एक ही जननांग है तो एक लिंगी कहलाएगा। यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं बेटा परपरागण कहलाएगा, दूसरे पर क्या कहलाएगा? परपरागण कहलाएगा। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण, तो मूलांकुर बेटा जड़ से हो रहा है तो मूलांकुर कहलाएगा। 5वां देखिए, किसी पौधे के बीज से बनना है ना, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण प्रांकुर कहलाएगा। बीज से तने का निर्माण क्या कहलाएगा? प्रांकुर कहलाएगा। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण बेटा किस में होता है? वृषण में होता है, इसको बोलते हैं टेस्टिस। मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण किस में होता है? तो अंडाणु का बेटा ओवरी में होता है, ठीक है। किस में होता है? ओवरी में होता है, याद रहेगा बेटा, ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण, भ्रूण को तो यह भी बताया था प्लेसेंटा से होता है। किससे होता है प्यारे बच्चों? प्लेसेंटा से होता है। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, इनकी आपको जोड़ियाँ मिलानी है। इस कॉपर टी में होता है गर्भ निरोधक के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है? तो गर्भ निरोधक से इसकी जोड़ी आप मिला दीजिए। हाइड्रा में किससे होता है बेटा? मुकुलन से होता है, अभी हमने देखा था, मुकुलन से अलैंगिक जनन होता है। वृषण कोश में क्या होगा बेटा? वृषण कोश में बेटा शुक्राणु बनते हैं। कहाँ गए शुक्राणु बनते हैं? ये रहा। प्लेसेंटा क्या होता है बेटा? तो प्लेसेंटा मादाओं में होता है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, मादाओं में होगा। टेस्टोस्टेरोन बेटा वृषण में बनता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है, नर जनन हार्मोन है, ये इसकी जोड़ी इसी से बन जाएगी, ठीक है। चलिए थोड़े से और देखते हैं बेटा क्या क्या है इसमें है एक शब्द में आंसर, और ये आपका वीडियो पूरा हो जाएगा। एक शब्द में आंसर दे दो जरा। सजीवों में अपने ही समान की आकृति नए जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाएगा बेटा? जनन। यही है, अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। लैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण होता है, बहुत सही है बेटा, युग्मक का निर्माण होता ही होता है, लैंगिक में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि को, इसको याद रख बेटा, ऑक्जेनोमीटर से पौधों में कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है उसको नापते हैं। वृषण का कार्य बेटा, वृषण का कार्य होता है शुक्राणु को उत्पन्न करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, 2 कार्य हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है वो, ठीक है। मादा में अंडाशय की दो संख्या होती है, फैलोपियन ट्यूब में 2 होती हैं, अंडाशय भी 2 होती हैं। मनुष्य में यौवनावस्था कब प्रारंभ होती है? तो 12 से 14 वर्ष के बीच में मनुष्य यौवन हो जाता है।
प्रजनन कैसे कहते हैं, ये लग रहा है बेटा, इसी की परिभाषा को लिख दो। अपने ही समान संतानों की उत्पत्ति क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। अलैंगिक प्रजनन किस में होता है बेटा, ब्रायोफिल्म में होता है अलैंगिक प्रजनन, है ना। हाइड्रा में भी होता है अलैंगिक, ठीक है, और प्लेनेरिया में भी होता है। नर में वृषण की संख्या बेटा, वृषण भी संख्या में 2 होते हैं। मादाओं में अंडाणु क्रमण का होता है, अंडाशय में होता है, आपको पता है। डीएनए का पूरा नाम याद कर लो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का भी कर लो, आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सीराइबो। तो डीऑक्सी जोड़ दोगे तो डीएनए का हो जाएगा, इतना कर दोगे तो आरएनए का नाम हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन से होता है। तो बच्चों ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। कमेंट बॉक्स में बेटा आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और हमारे वीडियो पर आने के लिए प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो बेटा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कीजिए, आपको फ्री में सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।